आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पता है कौन सा टॉपिक है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लाइमेट चेंज। मतलब ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए जहां से हमें पैसे मिल सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज करने के लिए व्हाट डू वी नीड? पैसा तो ठीक है। अरे स्पेलिंग को क्या हुआ? सही था, जा रहा था। टेक्नोलॉजी, एंड फॉर द टेक्नोलॉजी व्हाट वी नीड? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का कितना स्पेंडिंग है टोटल R&D के अंदर? 0.8 और 0.9% ऑफ जीडीपी। उसके सामने चाइना का कितना है? 2% ऑफ जीडीपी। तो क्या लगता है हम थोड़े ही पीछे है या बहुत ज्यादा पीछे है? क्यों बहुत ज्यादा पीछे है? एग्जैक्टली यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे देखें तो हम 50% नियरली है, बट अगर एक्चुअल नंबर्स के बारे में आप देखो तो हमारी जीडीपी अभी 5 ट्रिलियन बनी नहीं है, वहां की जीडीपी हमसे बहुत आगे है। तो नंबर्स के बारे में हम देखेंगे कि कितने डॉलर कौन स्पेंड करता है, तो डॉलर के वाइज देखेंगे तो चाइना है वो हमसे 6 गुना स्पेंड ज्यादा कर रहा है, और वी आर नोवेयर नियर इट। तो फिर क्लाइमेट चेंज करने के लिए इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगर पॉल्यूटर और चाइना बीइंग वन ऑफ द बिगर पॉल्यूटर, उनको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन कहां कहां पे जरूरी है, सबसे पहले वो देखना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है मित्रों, मुझे ये बताइए कि कहां कहां पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है? एक एक करके बताइए। आप अगर इंडिया में देख रहे हो, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि यू नीड टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन फाइट द क्लाइमेट चेंज। एक एक करके, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। हाँ भाविन। एक, इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कहां पे हमें करना पड़ेगा? ठीक है, आपने एक बोला कि कूलेंट की तरह जहां पे हम वाटर यूज कर रहे हैं। अब नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर कूलेंट की तरह वाटर यूज नहीं होता, वो मोस्टली वाटर वॉशिंग के लिए यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे वाटर कूलेंट की तरह यूज होता है? थर्मल एंड न्यूक्लियर। अब आयन स्मेल्टिंग और जितनी हमारी जो इंडस्ट्रीज है जहां पे मेटल का स्मेल्टिंग हो रहा है, वहां पे एक्चुअली जो वाटर है वो बेसिकली ज्यादा यूज होता है वॉशिंग में। कूलेंट की तरह यूज होगा, बट कैसा होता है वो वॉशिंग में यूज होता है कि एकदम हीटेड है तो उसके अंदर इंप्यूरिटी होगी और फिर जाके वाटर से वॉशिंग करते हैं। तो वहां से फिर H2O वेपर भी निकलती है, वो जो जहां पे जैसे कि आपने आयन को किया है हीटअप, तो आयन को हीटअप किया तो आयन के अंदर इंप्यूरिटीज जो होगी उसके अंदर शायद सल्फर इंप्यूरिटी है, तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड वहां से निकलेगा। तो इस तरह से अलग अलग गैसेस निकल सकते हैं। तो एक हमें वाटर यूजेज को कम करना है और दूसरा वहां से निकलने वाले जितनी भी गैसेस है, इंडस्ट्री से जब बर्न होके गैस बाहर निकलता है तो वो गैस को हम कौन सा गैस कहते हैं? फ्लू गैस। कौन सा गैस कहते हैं? फ्लू गैस। और फ्लू गैस के अंदर जैसे मैंने यहां पे सल्फर का एग्जांपल दिया, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। क्या कर रहे हैं हम? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। मतलब एमिशन में जब भी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, वहां से हमें पहले ही सल्फर डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देना है और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ये चीज हुई, और वहां पे जितना भी ये गैसेस निकल रहा है, गैस के अमाउंट को हमें कम करना है। ठीक है, गैस की अमाउंट हम कैसे कम कर सकते हैं? आपको बेसिक स्टोरी में सुना दूं। आप बॉन फायर पे बैठे हैं। बॉन फायर में अच्छा बॉन फायर ज्यादा धुएं वाला होता है या कम धुएं वाला? कम धुएं वाला। मतलब क्या है कि जो लकड़ी है वो एब्सोल्युटली जल रही है, आधी आधी नहीं जल रही है, तो ज्यादा धुआं निकलेगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी कैसी है? कम है। अगर स्मोक कम निकलेगा तो एफिशिएंसी कैसी है? ज्यादा है। तो हमें सारी इंडस्ट्रीज में क्या करना है? एफिशिएंसी को बढ़ाना है। धीरे धीरे एफिशिएंसी को बढ़ाना है और हद से नीचे उतर जाना है, ताकि क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सके हम। वही बात है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। और पैसा फिर कौन देगा? तो पैसे के लिए हमें आज जो पढ़ना है दैट इज फाइनेंशियल मैकेनिज्म, या तो फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। पहले लिखिए आपको डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी है कि व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन।
वेदर फोरकास्टिंग में कैसे कार्बन निकलेगा? क्लाइमेट फाइनेंस refers to local, national and transnational financing drawn from private, public and alternate resources. Private, public and alternate resources that seek to support initiatives that deal with climate change. या तो फिर हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि that deals with climate problems, that deals with climate solution, that deals with any kind of a problem that any countries is facing which are related to climate. तो इस तरह से अगर कहीं पे भी डील हो रही है, इस तरह से कहीं से भी हम पैसे निकल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्लाइमेट फाइनेंसिंग. अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, वहां 3 लेयर पे हमें पढ़नी है. कैसी कैसी? लोकल, नेशनल, ट्रांसनेशनल. अब लोकल लेवल पे आपको क्या लगता है, इंडिया में, अहमदाबाद में या कोई भी एक आध सिटी में लोकल लेवल पे आपसे कोई पैसा निकाला जा रहा है जहां से हम क्लाइमेट को फाइनेंस कर सके? तो वहां पे आपको पढ़ने की जरूरत है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तब आएगा म्यूनिसिपल बॉन्ड. तो इकोनॉमी के अंदर म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है कि वो म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड को लॉन्च करती है. वो बॉन्ड का मतलब कोई भी हो सकता है. वो बॉन्ड किसके लिए हो सकता है? वाटर कंजर्वेशन के लिए भी हो सकता है, फॉरेस्टेशन के लिए भी हो सकता है, व्हीक्यूलर एमिशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और वहां से वो क्या करेंगे? आपसे पैसे लेंगे और आपको सम सेट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगे. जैसे कि 4% इंटरेस्ट हो सकता है, 6% इंटरेस्ट हो सकता है. इस तरह से कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे. तो इस तरह से म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है दैट कैन बी अवेल टू फाइट द क्लाइमेट चेंज. तो ये लोकल लेवल पे हो सकता है. म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन लॉन्च करेगा? म्यूनिसिपल अथॉरिटी लॉन्च करेगी. ठीक है. अभी तक जो हम म्यूनिसिपल बॉन्ड देखते आ रहे हैं वो बॉन्ड कैसे है? डेवलपमेंटल है, एनवायरमेंटल नहीं है. क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो मेजर हमारी पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा ही नहीं है. एनवायरमेंट कौन फाइट करेगा? तो वो तो न्यूज़पेपर फाइट करेंगे. एनवायरमेंट कौन फाइट करेगा? तो क्या एनजीओ फाइट करेंगे. एनवायरमेंट कौन फाइट करेगा? तो भाई ग्रेटा फाइट करेगी. हमें क्या? हमें डेवलपमेंट पहले करना है. तो डेवलपमेंट हमें पहले करना है. तो म्यूनिसिपल बॉन्ड क्यों लॉन्च किए जाते हैं? फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस. और आपको पता है जब कोई अथॉरिटी कोई बॉन्ड को लॉन्च करे, कोई अथॉरिटी, कोई स्टेट एक्टर, यही स्टेट एक्टर है. क्यों स्टेट एक्टर ये है? भाविन, म्यूनिसिपल बॉन्ड को या म्यूनिसिपैलिटी को हम स्टेट एक्टर क्यों कहते हैं? सॉरी, ऑनलाइन बताइए तो मुझे कि हम म्यूनिसिपैलिटी को स्टेट एक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि इट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टर्स. एक होते हैं स्टेट एक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स. जो स्टेट एक्टर्स है दे आर काइंड ऑफ अथॉरिटी, दे आर काइंड ऑफ पावर सेंटर. जैसे कि हम बात कर ले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि हम बात कर ले स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हम बात करें नेशनल गवर्नमेंट, तो उन सभी को क्या कहा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. क्यों स्टेट, उसको स्टेट एक्टर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे फॉर्म अ स्टेट. जहां पे आपको स्टेट की डेफिनेशन समझनी है, पॉलिटिकल साइंस वालों को शायद पढ़ने में आएगी, आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं. आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट की डेफिनेशन देता है कि कौन कौन स्टेट के अंदर कंसीडर करते हैं हम. तो वहां पे यही है कि जो जो अथॉरिटी डिराइव करता है कहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, या तो फिर कहीं ओरल कॉन्स्टिट्यूशन से, या तो कहीं कन्वेंशन से, तो उनको कहेंगे हम स्टेट एक्टर. बाकी जो सारे आते हैं, जो वॉलंटियर ग्रुप्स आते हैं, दूसरे ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनके पास एज सच कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है, बट दे आर वर्किंग फॉर समथिंग.
जैसे कि प्रेस, मीडिया के पास कोई अथॉरिटी है गवर्नमेंट जैसी? बिल्कुल नहीं। तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन स्टेट एक्टर कहेंगे। तो जब कोई एक स्टेट एक्टर इस तरीके का बॉन्ड लॉन्च करता है या बॉन्ड रिलीज करता है, तो वो बॉन्ड को कहा जाता है सोवेरेन बॉन्ड्स। क्या कहा जाता है? सोवेरेन बॉन्ड्स। तो सोवेरेन बॉन्ड जो होता है वो एक प्रकार की सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें देता है, क्योंकि दे हैव बीन बैक्ड बाय सम म्युनिसिपल बॉडी। अगर कल को मैंने कोई बॉन्ड लॉन्च कर दिया, मैंने आपको बोला कि सारे 1,000 रुपए दो और मैं गवर्नमेंट के लिए काम, सॉरी मैं क्लाइमेट चेंज के लिए काम करूंगा, क्या आपको पता चलेगा कि मैं कहां पे हूं, क्या मेरी ऑफिस है? कल को मैं डीआईसीएस में आना है बंद कर दिया तो? आपको मैंने बोल दिया कि मैं 50 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, नहीं दिया तो? सो अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करती है। अगर वहां का मेयर चला भी जाएगा ना, तो दूसरे मेयर को देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। तभी हम उसको क्या कहते हैं? सोवेरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवेरेन। मतलब ये एक प्रकार की सार्वभौम बॉडी है जिसके ऊपर दूसरी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कुछ होता है सोवेरेनिटी का। तो ये सबसे पहला लोकल लेवल पे ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। दूसरा लोकल लेवल पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या हो सकती है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आसपास में कहीं पे पेड़ काटे, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वहां पे टैक्स ड्यूटी वो वगैरह तो लगेगा, जो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए या स्टेट गवर्नमेंट, लैंड स्टेट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, तो म्यूनिसिपैलिटी को एज सच वहां से कुछ कम रेवेन्यू मिलती है। तो म्यूनिसिपैलिटी क्या कर सकती है कि जितने पेड़ काटे उसके ऊपर फाइन लगा दो। ऐसा कुछ लोकल लेवल पे हम कर सकते हैं। तो लोकल लेवल पे यहाँ पे एफर्ट थोड़ी कम होती है क्लाइमेट चेंज को लेके, क्योंकि क्लाइमेट इज अ वास्ट फैक्टर, वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है, सिर्फ एक रीजन को अफेक्ट नहीं करता। सो व्हाट वी नीड नेशनल एफर्ट। तो नेशनल एफर्ट में इंडिया ने अभी तक क्या किया? तो नेशनल एफर्ट में इंडिया में हमने पढ़ा कार्बन टैक्स, पढ़ा ना? कार्बन टैक्स क्या था? कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स क्या था? अरे 400 रुपए पर टैक्स लगाया कार्बन एमिशन के लिए। एक टन के ऊपर हमने कितना टैक्स लगाया? 400 रुपए का टन लगाया। अब उसके साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट ने क्या चालू किया है? कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, साथ साथ में एमिशन सर्टिफिकेट्स, एमिशन सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग हमने चालू किया, और उसके लिए हमने एपिक इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया। इंडिया किसके साथ? एपिक इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके गुजरात गवर्नमेंट जो है वो एक प्रकार का मार्केट मैकेनिज्म प्रिपेयर कर रही है, जहां पे हम एमिशन सर्टिफिकेट या कार्बन क्रेडिट्स को बेचेंगे या खरीदेंगे। कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म को वहां पे हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। वहां पे हम जो ये कार्बन टैक्स है वही पैसों का यूटिलाइजेशन करेंगे प्रॉपरली, और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो पायलट प्रोजेक्ट है वो सूरत की 20 इंडस्ट्रीज के साथ चालू किया गया, तो वो नेशनल था। नेशनल में दूसरा क्या आता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म में? कि गवर्नमेंट लॉन्च करेंगी बॉन्ड्स को। क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? बॉन्ड के ऊपर लॉन्च, बॉन्ड्स को लॉन्च करेगी। अब लिखिए उसमें सबसे पहला आता है सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड। सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड। अब इंडिया का टारगेट है सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए, वो हमें थोड़ा कुछ देखने की जरूरत है। इंडिया इज टारगेटिंग कि लो कार्बन इकोनॉमी के लिए, कौन सी? लो कार्बन इकोनॉमी के लिए वी विल लॉन्च सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स। और वो बॉन्ड्स कैसे होंगे? ग्रीन बॉन्ड्स होंगे। कैसे? अब ये जो ग्रीन बॉन्ड है उसका यूटिलाइजेशन कहां पे होगा? कि जहां पे हमें गवर्नमेंट को एमिशन को रिड्यूस करना है, वैसी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए या कोई भी इनिशिएटिव के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे हम कहां से मोबिलाइज करेंगे? ग्रीन बॉन्ड के थ्रू मोबिलाइज करेंगे। और ग्रीन बॉन्ड के लिए गवर्नमेंट सारे जो इन्वेस्टर है ना, उनको कोई भी प्रकार का फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंडिया का गोल अभी क्या है फिलहाल कि अपकमिंग ईयर्स के लिए उनको नियरली 3.3 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने हैं। कितने? 3.3 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने हैं। वे करीबन करीबन 24,000 या 25,000 करोड़ जितना होता है। 24,000 या 25,000 करोड़ जितना होता है, सो दैट वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी। सो दैट वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स
लो कार्बन इकोनॉमी। क्यों इंडिया को लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना है? क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो क्या है कि वी हैव टू रिड्यूस 40%, 45% ऑफ जीडीपी इंटेंसिटी। हमें क्या रिड्यूस करना है? 45% ऑफ जीडीपी इंटेंसिटी। अब जीडीपी इंटेंसिटी क्या था कि 1% जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए आपको जितना कार्बन एमिट करना है, उससे अब हम क्या कर देंगे? 45% उसको लेस एमिट करेंगे। मतलब अगर पहले 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर रहे हैं सो दैट आपकी 1% जीडीपी में इंक्रीज आए, तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है? यू आर अलाउड टू ओनली रिलीज 55 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंप्रूव 1% ऑफ जीडीपी। इसको क्या कहा जाता है? 45% जीडीपी इंटेंसिटी हमें कम करनी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हमें यहां पे कम करना है। एंड इट विल हेल्प अस टू रीच आवर गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो क्या था कि जहां पे हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। मतलब एक कंट्री का जितना एमिशन होगा उतना ही वो कंट्री कार्बन को सिक्वेस्टर करेगी। जितना एमिशन होगा उतना ही कार्बन को हम सिक्वेस्टर करेंगे। और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला पहले हमने पढ़ लिया है, तो वो अब अगेन रिविजिट कर सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, कि कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पूरा वर्क करता है और उसके साथ कार्बन क्रेडिट कैसे लिंक्ड अप है। और फिर जाके हमारे क्या आ जाते हैं? बॉन्ड आ जाते हैं। और वो बॉन्ड के अंदर जो ये गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ये ग्रीन बॉन्ड, तो ये जो ग्रीन बॉन्ड है क्या हम उसको सिर्फ ग्रीन बॉन्ड कहेंगे? नहीं, इट विल बी कॉल्ड एज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। क्या कहा जाएगा इसको? क्यों सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा? क्योंकि इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहेंगे। दूसरा आपने नाम सुना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है ना कि गोल्ड को मोनेटाइज करने के लिए और फिर गोल्ड का जो भी इंपोर्ट को कम करने के लिए हमें सिर्फ बॉन्ड खरीदना है, ईयरली उसके ऊपर 2.5% जितना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो भी एक बार थोड़ा कुछ देख लेना। नाउ इंडिया ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? बिकॉज आफ्टर यूएसए चाइना, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस, एंड सो दैट वी हैव टू डू इट। तो ग्रीन बॉन्ड के बारे में लिखिए थोड़ा कुछ। ग्रीन बॉन्ड इज टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ग्रीन बॉन्ड इज, ऑनलाइन लिखते रहना, ग्रीन बॉन्ड इज type of fixed income instrument that is specifically marked to raise money. It is specifically marked to raise money for climate and environmental projects. For climate and environmental projects. तो अगर दोस्तों लिख लिया एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि उसको सारे जितने हमारे नेशनल हाईवेज है उन सभी के आसपास फॉरेस्ट ग्रो करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, आसपास ट्रीज को प्लांट करना है, और उसके लिए उनको शायद 1000 करोड़ जितने पैसे चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए ग्रीन बॉन्ड रिलीज कर सकती है, लॉन्च कर सकती है? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये सारे प्रोजेक्ट के लिए हम ग्रीन बॉन्ड डाल सकते हैं। अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाना हो, क्या उसके लिए भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है? यस, उसके लिए भी यूज कर सकती है, बट देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन। अब वो कंफ्यूजन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर है। कोई कोई ऐसा बोलता है कि सिर्फ ग्रीन के लिए ही हमें करना चाहिए, न्यूक्लियर के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर के बाद जो वेस्ट क्रिएट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो वेस्ट क्रिएट होता है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हमारे पास नहीं है। सो एज सच इट इज नॉट सो ग्रीन, ऐसा कहना है। सो दैट्स व्हाई देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन, बट वो अभी कंट्री के ऊपर आएगा कि कंट्री को लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि हमारे जो लॉज है वो हम ही एडमिनिस्टर करते हैं, हमारी पार्लियामेंट एडमिनिस्टर करती है, ना ही कोई न्यूज मीडिया हाउस। यस, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट कि क्यों सारे न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर रही है, और उसके साथ साथ उसका जो कोल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, उसका ऑयल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आई एम एब्सोल्युटली नॉट सो श्योर अबाउट इट कि क्यों ऐसा हो रहा है जर्मनी के साथ। अब उसके लिए थोड़ा मुझे और कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, बट आई विल गेट द आंसर।
देखो ऐसा है कि जापान में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ वो फुकुशिमा दाइची डिजास्टर था। वो दाइची डिजास्टर का रीजन क्या था? मेजर रीजन अर्थक्वेक एंड सुनामी था। तो इट वाज नॉट सो ह्यूमन इंड्यूस्ड और एंथ्रोपोजेनिक। अब वहां पे सुनामी जर्मनी में कैसे आएगी? अब अब आप ऐसा बोल रहे हो कि न्यूक्लियर की वजह से ऐसा होगा। अब न्यूक्लियर की वजह से कैसा होता है कि लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आ रही है। उसके सामने उसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अगर डैम टूट गया तो तुरंत सारे मर जाएंगे। सो देयर हैज बीन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कंफ्यूजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्यों उन्होंने बंद करना चालू किया। अब मीडिया बोल रही है कि क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ सम काइंड ऑफ डिजास्टर। इवन देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ हिंट दैट कि अगर रशिया इस तरह से ये कर रहा है तो नेटो के सामने जो वॉर्सो पैक्ट है वो कुछ रिएक्शन कर दे। तो इफ वी आर ड्रॉन इनटू द वर्ल्ड वॉर 3 तो अगेन आई एम नॉट सो श्योर। आई एम नॉट सो इक्विप्ड टू कमेंट अपॉन इट। हमारे पास सारा क्या है? अजम्पशंस है, एंड अजम्पशन के नाम पे यूपीएससी नहीं चलती। सो उसके लिए मेरा जो खुद का जो रिसर्च है वो थोड़ा कुछ कम है। चले लिखिए, यस बैंक, YES, यस बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू इश्यू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, GIB, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इन इंडिया। कितने रुपए के करे थे उन्होंने? 1000 करोड़। डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यस बैंक का एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके तो जो यस बैंक ने जो इश्यू किए उसको हम क्या नाम देंगे? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। बराबर है कि गलत? गलत क्यों गलत? हाँ, अरे यस बैंक कौन सी अथॉरिटी है? यस बैंक आपको बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते? नहीं, स्टेट एक्टर। अब वो सिर्फ एक बैंक है। अब आर्टिकल 12 के अंदर शायद यस बैंक को हम इंक्लूड कर दे, बट एज सच जो हम सोवेरेनिटी के तौर पे देखने जा रहे हैं तो इट इज नॉट बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। तो हम लॉ कमीशन जो इश्यू करे उसको भी हम सोवेरेन नहीं बोल सकते। उसकी वजह से उसको सिर्फ क्या कहा जाएगा? नॉर्मल ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड एंड सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है कि एक कोई सोवेरेन अथॉरिटी उसको लॉन्च करेगी जैसे कि कोई गवर्नमेंट, और दूसरा को क्या होगा? कोई भी प्राइवेट एंटिटी। अब ओएनजीसी ने भी कर लिया तो भी सोवेरेन नहीं कहलाएंगे, इवन दो इट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी। कल तो बीसीसीआई भी कर ले तो वो भी, क्योंकि सभी को क्या कर दिया है? अलग अलग कंपनीज के नाम पे हमने डिवाइड कर दिया, पीएसयू बना दी है। वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट नहीं है। तो ये जो म्यूनिसिपालिटी है वो गवर्नमेंट है, पंचायत है वो गवर्नमेंट है, जिला पंचायत है वो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। तो वो सारी सोवेरेन बॉडी है। बाकी सारी कैसी बॉडी है? नॉन सोवेरेन बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ग्रीन बॉन्ड। अब उसके नीचे एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड्स। अब ब्लू बॉन्ड्स आप किसके लिए इश्यू कर सकते हो? फॉर एनी प्रोजेक्ट दैट आर डीलिंग विथ ओशन एंड अलाइंड इकोसिस्टम्स। तो मतलब ऐसी कोई भी वाटर वाली इकोसिस्टम हो उसके लिए आप ब्लू बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। तो उसमें वेटलैंड आ जाएंगे, रिवर आ जाएंगी, पॉन्ड आ जाएंगे, आइस कैप्स आ जाएंगे, वो सारी कुछ चीजें आ जाएंगी जिसके लिए आप क्या इश्यू कर सकते हैं? ब्लू बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। अब इसमें भी ऐसा आता है कि अगर तमिलनाडु के अंदर हम ओशन के रिलेटेड कोई भी एक प्रोजेक्ट डाले, जैसे कि वहां पे हम डाल रहे हैं टाइडल प्रोजेक्ट, तो टाइडल प्रोजेक्ट के लिए अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट कोई बॉन्ड रिलीज कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? सोवेरेन ब्लू बॉन्ड। क्या कहेंगे हम उसको? सोवेरेन ब्लू बॉन्ड हम कहेंगे। ओके, बट उसके सामने अगर यस बैंक ने वापस लॉन्च किया तो हम उसको क्या कहेंगे? सिर्फ ब्लू बॉन्ड। तो यहां पे डिफरेंस ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड का हमें देखने की जरूरत है कि ग्रीन बॉन्ड जो है उसमें सब कोई कैटेगरी आ जाती है, बट सामने ब्लू बॉन्ड में क्या आता है? सिर्फ वाटर एंड रिलेटेड इकोसिस्टम आ रही है। तो हर कोई ब्लू बॉन्ड है वो ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। एवरी ब्लू बॉन्ड आर ग्रीन बॉन्ड।
but every green bonds are not blue bond. Blue bonds are the subset of green bond. तो हर एक जो भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हम डालते हैं उन सभी को क्या कहते हैं? हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं. अब उसमें से पानी वाला है तो आप ब्लू बॉन्ड करके उसको अलग नाम दे सकते हो. समझ गए? यही बात है कि ये कोल्ड ड्रिंक एंड थम्स अप. तो एवरी थम्स अप इज अ कोल्ड ड्रिंक, बट एवरी कोल्ड ड्रिंक इज नॉट थम्स अप. तो यही सीन यहां पे है. अब दूसरा उसमें कंफ्यूजिंग वर्ड आता है क्लाइमेट बॉन्ड, भी कहीं कहीं पे यूज होता है. कौन सा वर्ड? क्लाइमेट बॉन्ड. क्लाइमेट बॉन्ड किसके लिए यूज करते हैं? तो एज सच क्लाइमेट बॉन्ड एंड ग्रीन बॉन्ड बोथ आर सिमिलर बॉन्ड. कहीं पे भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं. बट कोई कोई अथॉरिटी क्या बोल रही है कि सिर्फ कार्बन एमिशन को अगर हमें कम करना है, सिर्फ कार्बन एमिशन को कम करना है, तभी हम क्लाइमेट बॉन्ड यूज करेंगे. बाकी अगर आपको दूसरा कुछ भी करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रीन बॉन्ड. बट हम क्या याद रखेंगे कि ग्रीन बॉन्ड एंड क्लाइमेट बॉन्ड बोथ आर सेम. कोई दूसरा इतने टेक्निकलिटीज में मत जाओ, यूपीएससी ऐसा पूछे भी नहीं. ठीक है? तो ये क्या आया? ये क्या आया? ये कौन से था सारे? नेशनल लेवल पे. अब ऐसे नेशनल लेवल पे अमेरिका भी लॉन्च कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी लॉन्च कर सकता है, इंडिया भी लॉन्च कर सकता है. और इंडिया ने टारगेट भी डाल दिया है. कितने हम बॉन्ड लॉन्च करेंगे ऐसे? फॉर हाउ मेनी वर्थ? 3.3 बिलियन. नियरली हम 24,000-25,000 करोड़ के बॉन्ड लॉन्च करेंगे सो दैट वी कैन रीच अप टू द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय द ईयर 2070. इंडिया का खत्म हुआ. अब इंडिया के साथ अब दूसरा हम देखते हैं कि एक रीजनल भी चल रहा है जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर टैक्स. क्या चल रहा है? कार्बन बॉर्डर टैक्स. भाविन, नाम सुना है आपने कार्बन बॉर्डर टैक्स? क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स? कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? कार्बन बॉर्डर टैक्स हाँ, फ्रेगमेंटेड सभी को पता है. ऑनलाइन किसको पता है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स कौन सी कंट्री के साथ एसोसिएटेड है या तो फिर क्या है वो? कहीं पे भी आपको हो ऐसा कार्बन बॉर्डर टैक्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तो राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन. मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट के बारे में. यहाँ पे कितनों को आइडिया है? सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए. 1 2 3 4. चलिए कोई बात नहीं. गुड. हाँ, अच्छा, इंडिया मानता नहीं है उसको. आपको एक बात बताए ऑनलाइन, दूसरी कुछ आपको बात बताओ तो मुझे बताइए. ओके, चलिए जब तक वहां पे कमेंट आ जाए तब तक हम थोड़ा कुछ उसकी बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं. अब बैकग्राउंड के बारे में आता है नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम. अब नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम क्या है? तो ये ईयू लेड एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पे 58 कंट्रीज ने कमिट किया है कि वी विल बी नेट जीरो बाय 2050. हम कब नेट जीरो बन जाएंगे? 2050. एंड देन दे स्टार्टेड प्रेशरिंग ऑल अदर कंट्रीज कि भाई आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ और आप 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाओ. पर सारी कंट्री ऐसा मना कर रही है. सारी कंट्री क्या बोल रही है कि हमारी डिमांड अलग है, हमारी नीड अलग है, हमारी पॉपुलेशन अलग है, हमारी इकोनॉमी अलग है, सो दैट वी कैन नॉट प्रॉमिस कि हम 2050 में ही कार्बन न्यूट्रल हो जाए. तो हम सभी को एक ही लेवल पे तो नहीं मेजर कर सकते. तो वो एक प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा है. तो ईयू ने बोला कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है, तो हम ले आते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स. अब कार्बन बॉर्डर टैक्स कौन ले आया? यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स ले आएगा 2026 में. अभी उन्होंने प्रपोज किया है कि जो भी हमारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है उसके अंदर जब भी सर्टेन गुड्स का एक्सपोर्ट होता है या सर्टेन गुड का इंपोर्ट होता है, तो तब जाके जब भी आपको यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर क्रॉस करोगे तब जाके हम क्या लगाएंगे? उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे. बट टैक्स क्या हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे? वो नहीं, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे, बट वो कितने के ऊपर लगाएंगे? कोई साइट प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे. किसके ऊपर? साइट प्रोडक्ट या साइट गुड्स के ऊपर लगाएंगे. वो कौन सी गुड्स है वो लिख दीजिए. स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम,
एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये जो पांचों है दे आर डर्टी फाइव, और पांचों को क्या कहा जाता है? कार्बन इंटेंसिव एंड ट्रेड एक्सपोज्ड। क्या कहते हैं वो उसको? कार्बन इंटेंसिव एंड ट्रेड एक्सपोज्ड प्रोडक्ट्स। अब ये कार्बन इंटेंसिव एंड ट्रेड एक्सपोज्ड मतलब क्या कि इन सभी को बनाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कार्बन को एमिट करना पड़ रहा है, या तो फिर इस तरह का रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो जहां से कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है। सीमेंट इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, स्टील इंडस्ट्री से होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले उन्होंने 5 प्रोडक्ट को पकड़ा। अगर 5 प्रोडक्ट ईयू के बॉर्डर के अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी तो उसके ऊपर हम सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लगाएंगे। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा वो फिलहाल अभी तक डिसाइड नहीं किया है। प्रपोजल काफी है, वो 10 यूरो भी लगा सकते हैं, 15 यूरो भी लगा सकते हैं, 50 यूरो भी लगा सकते हैं। कोई कोई कंट्री में कार्बन टैक्स जो है वो 50 यूरो तक पहुंच गया है, तो उनका कहना है ऐसा कि उसको भी हम 50 यूरो कर सकते हैं, बट इट इज टू मच। तो शायद 5 यूरो भी करे और 50 को भी करे, बट अभी फिलहाल कैसा है, इट इज इन पाइपलाइन। तो ये जो गुड्स है कभी बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे तो फिर उनके ऊपर हमें टैक्स लगाना है। अब क्या आपको लगता है कि ये टैक्स लगाना अच्छी बात है? कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि ये जो टैक्स लगाना है वो बहुत बुरी बात है। आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे बताइए। क्या है कार्बन टैक्स अच्छा है या बुरा है? हम्म हम्म हाँ हाँ, वो तो अंडरस्टेटमेंट है, ठीक बात है। हम्म ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब आपका ऐसा कहना है कि अगर कोई कंट्री ऐसी है कि जो ये 5 चीजों का एक्सपोर्ट कर रही है, कोई कंट्री ऐसी है कि जो पांचों चीजों का एक्सपोर्ट कर रही है और वो एक्सपोर्ट होके जा रहा है वो ईयू के अंदर, तो वो ईयू के अंदर उनका एक्सपोर्ट है वो कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा? हाँ, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगेगा? एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अगर उनकी प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा तो फिर क्या होगा? उनकी प्रोडक्ट ऑब्वियसली महंगी हो जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट महंगी हो रही है, कॉस्टली हो रही है, सो दे विल नॉट एबल टू compete, they will not able to compete with developed nations product। जब ये डेवलप्ड नेशंस प्रोडक्ट के सामने compete नहीं करेगी तो उनके साथ पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होगा? क्योंकि होल एंड सोल हमें क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। बट ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी कंट्री के पास पैसे ही नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कम हो गया है। क्यों एक्सपोर्ट कम हो गया है? क्योंकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। क्यों एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव है, उतनी ज्यादा एडवांस नहीं है, उसमें से कार्बन एमिट हो रहा है। तो अगेन ये कैसा हो गया? सर्कल हो गया। तो ये सर्कल में इंटरवीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं पे आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, और यहां पे क्या डालना पड़ेगा? आपको पैसा डालना पड़ेगा, या तो फिर सीधा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर देना पड़ेगा, किसी को एड देनी पड़ेगी, लोन देनी पड़ेगी, वो सब कुछ देना पड़ेगा। और कौन कंट्री अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है? कोई नहीं मानती। हर कोई नॉइज करता है कि हाँ हमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। जब पैसे आते हैं तब मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वैसा ही होता है ना। जब भी पैसे आते हैं सारे मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। जब भी बातें करनी आती है तो सभी वो चुप चुप के वाला, क्या नाम है वो एक्टर का? राजपाल, राजपाल यादव। हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बताइए। हाँ, मुझे सब आता है। तो बातें करनी होती तो हर एक कंट्री बाहर निकल आती है, और जब पैसे की बात आती है तो सारे मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। तो ये एक आयरनी है हमारे क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड। तो क्लाइमेट फाइनेंस में ये जो हमारा कार्बन बॉर्डर टैक्स जो प्रपोज कर रहे हैं, वो प्रपोज कब से कर रहे हैं? 2026 के बाद प्रपोज कर रहे हैं। तो जब 2026 के बाद प्रपोज कर रहे हैं तो उसके लिए सर्टेन कंट्रीज जो है उन्होंने क्या करना चालू किया? प्रोटेस्ट करना चालू किया।
क्यों सर्टेन कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया? क्योंकि दे थिंक लाइक इट विल हर्ट देयर इकोनॉमी, इट विल हर्ट देयर एक्सपोर्ट। और उसमें जो फ्रंट रनर या टॉर्च बेरर कंट्रीज जो है ना, उसका नाम है बेसिक कंट्रीज। क्या नाम है? बेसिक कंट्री। अब बेसिक कंट्रीज कौन सी है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ये कंट्रीज जो है वो इसका प्रोटेस्ट कर रही है कि आप इस तरह से हर एक कंट्री के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। अंदर अंदर अगर किसी ने बेचा तो उनकी तो प्राइसेस कम रहेगी, बाहर से जो भी आ रहा है उसकी प्राइसेस कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सो दे हैव टर्म्ड दिस कार्बन बॉर्डर टैक्स एज अ डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब ये भेदभावपूर्ण है। तो भेदभावपूर्ण है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये भेदभाव को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि जब सारी कंट्रीज 1992 में इकट्ठा हुई थी, कहां पे? ब्राजील में, रियो दे जेनेरो। आपने क्या बोला? बासल नहीं, ये कहां पे इकट्ठा हुई थी 1992 में? रियो में, ब्राजील में इकट्ठा हुई थी, रियो के अंदर इकट्ठा हुई थी। तब जब हमने कन्वेंशन किया, उसका नाम क्या है? रियो कन्वेंशन, अर्थ समिट। 1992 में हुई क्या? अर्थ समिट। अर्थ समिट में एक था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा एंगल था? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीजिए तो पेन। अब ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम क्या है वो हमें समझना है। वो गेम में ऐसा है कि सर्टेन वर्ड्स को आप देखिए कि सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला तो ऐसा है कि यार सभी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फाइट क्लाइमेट चेंज। सारी की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फाइट क्लाइमेट चेंज। बट उसके लिए सारे कोई लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी आती है? तो वहां पे आदित्य आपको ध्यान देना है कि अब आती है बात डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, या तो फिर उसके साथ साथ आ जाती है लेस डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। तो वहां पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको क्या देना पड़ेगा? फंड देना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज उसको क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी। इनको क्या देना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये डेवलपिंग कंट्री क्या करेगी? उसको अप्लाई करेगी। ये ह्यूमन रिसोर्स यहां पे प्रोवाइड करेंगे, यहां पे ह्यूमन रिसोर्स दूसरे को ट्रेन करेंगे। और ये सारे कंट्रीज को हमें क्या करना है? उनकी कैपेसिटीज को एनहांस करना है। क्या करना है? उनकी कैपेसिटी को एनहांस करना है। अगर हमने कैपेसिटी को एनहांस किया तभी जाके हम क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हुई, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हुई, बट दे बोथ आर फाइटिंग फॉर दी कॉमन गोल, सेम गोल। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कार्बन बॉर्डर टैक्स में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का अधेरेंस हो रहा है? बताओ मेरे बच्चों। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि सभी के पास से पैसे आप ले रहे हो। मेरे पास से तो पैसे नहीं लेने, मेरे को तो पैसे मिलने चाहिए। आप तो मैं तो ऊपर से दे रहा हूं पैसे, तो ये कॉमन कैसे हो गया? ये तो सिमिलर हो गया। सो दैट हम ऐसा कह रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कैन नॉट बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल कंट्रीज। क्या इंडिया ने कहा कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड शुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, क्योंकि एवरीबडी शुड डील विद 90 और एवरीबडी शुड स्टिक विद द 1992 मैंडेट, जो ऐसा कहता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि ये पूरे क्लास में आप यहां पे पढ़ाई कर रहे हो तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहां पे डिफरेंशिएटेड नहीं है। आपको भी पढ़ना है, आपको भी रिवीजन करना है, आपको भी टेस्ट देनी है, आपको भी सेम काम करना है। ऐसा थोड़ी आप पढ़ोगे ये टेस्ट देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहां पे क्लाइमेट चेंज, यहां पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहां तो कॉमन ही है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो यहां पे वे अहेड हम किस तरह से करेंगे? तो वे अहेड करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड था। क्या था? प्रिपेयर व्हाइल प्रोटेस्ट। क्या कीवर्ड था? प्रिपेयर व्हाइल प्रोटेस्ट।
अब प्रिपेयर वाइल प्रोटेस्ट में क्या होता है कि आपको प्रिपेयर भी करना है और प्रोटेस्ट भी करना है। मतलब क्या है कि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ये किसके सामने, बॉर्डर टैक्स के सामने, तो उसके साथ साथ आपको आपकी जो इंडस्ट्रीज है उसको लेस कार्बन एमिटेड बनानी है, आपके जो व्हीकल्स है उसको लेस कार्बन एमिटेड बनाना है, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है उन सभी के डेवलपमेंट में लेस कार्बन एमिशन होना चाहिए। सो इवन दो आप वर्ल्ड फ्रंट पे आप अपने आप से सारी जगह पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट बिहाइंड द डोर्स आपको वापस इंडिया आके अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ये जो कंट्रीज के सामने आप प्रोटेक्ट कर रहे हो सिर्फ उनको हर्ट नहीं करेगा, हमें भी हर्ट करने वाला है भाई। सिर्फ उनके लोगों को हर्ट नहीं करेगा, हमें भी हर्ट करेगा। सो दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रिपेयर। बट अभी फिलहाल हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ये पैसे जो हमें एक्स्ट्रा बर्डन देगा वो हम अभी अफोर्ड नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो करना ही है, बट बिहाइंड द डोर या बैक डोर या तो फिर कंट्री में आके हमें दूसरा क्या करते रहना है, प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए इंडिया ने क्या अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? पंचामृत। वापस नोट खोलिए, एक बार रिवाइज कर दीजिए, क्या है पंचामृत? चलिए, नेट जीरो बाय 2070, वेरी गुड। फिर 45% कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस बाय द ईयर 2030। चलिए, थर्ड 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फोसिल रिन्यूएबल। फिर 50% ऑफ द टोटल डिमांड शुड बी मेट बाय नॉन फोसिल। देखिए, रिन्यूएबल एंड नॉन फोसिल में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर का डिफरेंस आ जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एज सच है कन्वेंशनल, सॉरी वो एज सच है नॉन रिन्यूएबल, बट हम उसको किस में गिनते हैं, नॉन फोसिल में गिनते हैं। तो हमें नॉन फोसिल को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, ये हमारे पंचामृत हुए। अब वो पंचामृत को फाइट करना, ये सारा हमने कहां पे देखा, लोकल एंड नेशनल लेवल पे देखा, कहीं पे रीजनल लेवल पे भी देखा। जो ब्रिक्स बैंक है अगर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रही है तो वो भी कैसा हो जाएगा, रीजनल हो जाएगा। आसियान कंट्रीज कर रही है वो भी कैसा हो जाएगा, रीजनल हो जाएगा, राइट। तो ये जो कंट्रीज है वो सारा रीजनल होगा। अब हमें देखना है ट्रांसनेशनल। क्या देखना है? ट्रांसनेशनल। टाइटल डालिए, ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म। लिख दीजिए, लिख दीजिए आराम से, ट्रांसनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म। उसके अंदर सबसे पहला है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है वो स्टार्ट की गई थी 1991 में। क्या लिखा आपने? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी स्टार्टेड इन 1991 बाय वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड यूएनडीपी। फिर 1992 में सारे कोई लोग कहां पे मिले, रियो पे मिले, उसको रीस्ट्रक्चर किया और उसको फाइनलाइज किया कि हम $1 बिलियन के साथ ये पायलट प्रोग्राम को चालू करेंगे। एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, जिसका नाम है, फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक। नाइस, चलो सारे जाग रहे हैं ठीक है ओके। तो वर्ल्ड बैंक जो है इनके साथ ये तीन पार्टनर के साथ स्टार्ट हुआ 1992 में। हमने उसको रीस्ट्रक्चर किया और रीस्ट्रक्चर करने के बाद हमने उसको परमानेंटली क्या कर दिया, एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बना दिया। अब क्या हो गई है, ये एक वर्ल्ड बैंक सिस्टम से बाहर निकल के एक सेपरेट हो गई है जो यूएनईपी उसको एडमिनिस्टर करेगा। जब यूएनईपी उसको एडमिनिस्टर करेगा तो साथ साथ में उसको हमें फंड कितना लेना है, $1 बिलियन वाला फंड लेना है। ऐसे पायलट प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ। अब ये जो है वो सर्टेन प्रोग्राम्स को फंड कर रहा है, काफी प्रोग्राम्स को फंड कर रहा है। जैसे कि हम इंडिया के बारे में बात करें तो वो साइट्स को फंड कर रहा है, रॉटरडैम कन्वेंशन को फंड कर रहा है, बासल को फंड कर रहा है। इस तरह से वो अलग 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 कन्वेंशन को क्या करेगा,
फंड करेगा एंड इट इज वर्किंग विथ 18 डिफरेंट एजेंसीज। 18 एजेंसीज के साथ काम कर रहा है। नंबर आपके लिए जरूरी नहीं है, बट कौन सी एजेंसीज के साथ काम कर रहा है? तो क्या वो वर्ल्ड बैंक के साथ काम करेगा? यस। क्या वो यूएनडीपी के साथ काम करेगा? यस। क्या वो एशियन बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम करेगा? यस। क्या वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा? यस। तो ऐसे अलग अलग 18 एजेंसी के साथ काम कर 18 एजेंसी के साथ काम करती है और इन सभी को फाइनेंस प्रोवाइड करने का ट्राई करेगी। तो ये क्या था? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। दूसरा उसके बाद लिखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड। कौन सा? ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो किसके अंडर हमने बनाया है? यूएनएफसीसीसी के अंदर। किसके अंदर? यूएनएफसीसीसी के अंदर। अब उसका कमेंसमेंट हुआ 2009 में। कहां पे हुआ? 2009 में। इसका कमेंसमेंट हुआ 2009 में। अब उसके बाद 2010 में उसको हमने फाइनली एक ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह लॉन्च किया। फाइनली एक ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह हमने लॉन्च किया। 2009 में हम मिले थे मैक्सिको में, और फिर 2010 में कहां पे मिले हम? कोपनहेगन। तो इसको ऐसा भी कहा जाता है कि कोपनहेगन अकॉर्ड से ये फाइनलाइज हुआ। इनिशिएट कहां से हुआ? ककून, मैक्सिको। मैक्सिको याद रखो, ककून याद रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको 2009 में उसको इनिशिएट किया और उसके बाद 1 साल के बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड को हमने एस्टेब्लिश किया। $100 मिलियन वगैरह इकट्ठे करने हैं हमें हर साल, और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए हमें वहां पे हेल्प करना है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे मेजर फाइनेंशियल मैकेनिज्म। अब लास्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म लिख दीजिए, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो G8 और G20, ये जो 2 नेशंस है उनके रिक्वेस्ट से बनाया गया है, सो दैट वी कैन डील विद द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन अ डेवलपिंग कंट्रीज। G8 एंड G20 दोनों जो ग्रुप है उन दोनों ग्रुप को हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इस तरह से कोई भी एक फंड बनाओ, और फंड बनाने के बाद क्या करो, डेवलपिंग नेशंस के जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसको फाइनेंस करो। ठीक है, अब G8 है, G20 है, वो सारा IMF के पैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, वो फिर जाके ये वर्ल्ड बैंक के पैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड के पैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के पैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, और उसके अलावा ये डिफरेंट बॉन्ड भी रिलीज और लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारे मेजर क्या थे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे। उसके अलावा दूसरे हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से पढ़ लिए? कार्बन क्रेडिट पढ़ लिया, चलो गुड। कार्बन टैक्स पढ़ लिया। फिर उसके साथ ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम पढ़ ली। ग्लोबल कार्बन इनिशिएटिव स्कीम में क्या प्रपोज किया गया है कि एटलीस्ट हम $10 पर टन सारी कंट्री को वहां पे देने पड़ेंगे। याद है? हाँ, गुड। चलिए, तो ये हमारे सारे क्या थे? मेजर इंस्ट्रूमेंट थे। टोटल हमने अभी तक 7 मेजर इंस्ट्रूमेंट पढ़े। 7 मेजर इंस्ट्रूमेंट में से शायद आपको 5 याद रह जाए तो भी बहुत है। अभी तक पॉल्यूशन से लेके अभी तक हमने 7 मेजर पढ़े हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना, अपने हिसाब से देख लेना, आपको बहुत ही काम आएंगे। फैक्ट में काम आ जाए या तो फिर मेंस में काम आ जाए। ओके।